हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TCI ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसे लेकर के आया हूं और इसे मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके किसी तीसरे या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं जिन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिलेंगे और वहाँ पे अगर कोई तीसरा या और भी ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो इससे वैसे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज मीन्स जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसके पास एकदम नया प्रॉपर्टी होगा, मतलब कि जो दो सब्सटेंस से या दो से अधिक सब्सटेंस हम लोग जो मिलाए थे उसका प्रॉपर्टी इसमें तीसरा सब्सटेंस के पास नहीं आता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें एक रिएक्शन लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पे जिंक और H2SO4 ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये दोनों के मिलने के बाद वो है ZnSO4 और H2। मीन्स ZnSO4 और H2 हमारे पास दो प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शंस होने के बाद, जहाँ पे ZnSO4 के पास ना तो जिंक का प्रॉपर्टी है और ना ही H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टी है। इसके पास अपना खुद का नया प्रॉपर्टी है। और वैसे ही हाइड्रोजन ना तो जिंक का प्रॉपर्टी रखता है और ना ही H2SO4 का प्रॉपर्टी रखता है। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके हमें कुछ नया सब्सटेंस दे रहा है जिसका प्रॉपर्टी ये दोनों से बिल्कुल अलग है। तो केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन होने के दौरान होता क्या है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे पहला जो होता है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक है, यहाँ भी जिंक है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO4 है, लेकिन इस जगह पे SO4 जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट में SO4 है वो जिंक के साथ है। मतलब SO4 तो यहाँ भी है, लेकिन वो अपना प्लेस को रीअरेंज कर लिया है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम जो है सो अपना रीअरेंजमेंट कर लेता है, मतलब अपना पार्टनर को चेंज कर लेता है। दूसरा जो होता है वो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। और यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड जो पुराना बॉन्ड था, जैसे हाइड्रोजन और सल्फेट के मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन और SO4 के साथ जो बॉन्ड था वो बॉन्ड पहले टूटा और फिर SO4 जो है वो जिंक के साथ जाकर के एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से ZnSO4 का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दूसरा एलिमेंट में नहीं कन्वर्ट होते। मीन्स एटम्स वही होता है जो पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, एटम्स वही है, सिर्फ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एटम्स अपने पार्टनर्स को चेंज करके नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, नया एटम्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद इसमें आता है हमारा एक टर्म रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दो टर्म है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के जो नया प्रोडक्ट नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो जो मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट को हमेशा केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि Zn और H2SO4 में Zn और H2SO4 रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में जब मिला तो हमको ZnSO4 प्लस H2 जो मिला है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्टेंट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस which takes part in chemical reaction, the substance which takes part in chemical reaction to combine or react are known as reactants. To combine or react are known as reactants. ठीक है, और reactant जो है वो always written in left side of a chemical equation. और इसका नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन होने के दौरान ये हमको एक नया सब्सटेंस मिला है जिसको हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है आपके सामने, Mg प्लस O2 मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करवाएगा तो हमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस, फिर केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस आता है, उसके बाद
हम लोग देखें कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या लिक्विड से गैस में जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ Zn+H2SO4। तो Zn जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में होगा, और यहाँ पे हमको ZnSO4+H2, ये जो H2 है ये गैस है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास कोई भी गैस नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में हमको गैस मिला, मतलब कि यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट हो रहा है। फिर चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोग को देखने को मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर जैसे कि अगर मान लीजिए चूना को हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो वहाँ जो चूना है वो चूना जब पानी में डालते हैं तो वो अपने आप बॉईल करने लगता है, मतलब टेम्परेचर उसका अपने आप राइज करता है। इसका मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यही जैसे Zn+H2SO4 कि ZnSO4+H2, यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस। वैसे ही हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, क्लोरीन निकल सकता है, या कोई भी और दूसरा गैस सल्फर वगैरह निकल सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। फिर चेंज इन कलर, कलर का भी चेंज होता है, मतलब कि रिएक्टेंट्स का जो कलर होता है और जो प्रोडक्ट का कलर होता है वो दोनों चेंज हो सकता है। मीन्स रिएक्टेंट कुछ और कलर का हो सकता है और प्रोडक्ट हमारा कोई दूसरे कलर का हो सकता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, पर्सिपिटेट का भी वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। पर्सिपिटेट मीन्स कुछ वैसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो नीचे सेटल मतलब बैठ जाता है जा करके। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक मेथड है जिसको हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं और सिंबल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, तो केमिकल रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग या तो वर्ड्स में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा और हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ये वर्ड इक्वेशन में और दूसरा ये इसका सिंबल्स के रूप में। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स और फॉर्मूला के हेल्प से ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। मीन्स जो जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उसके सिंबल और फॉर्मूला से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। केमिकल रिएक्शन जो हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नाउ तो जो केमिकल इक्वेशन है वो हमको दो तरह का केमिकल इक्वेशन देखने को मिलता है। एक केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो और एक दूसरे टाइप का इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो। अब ये वर्ड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग एलिमेंट्स लिए हैं रिएक्टेंट में, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हम लोग रिएक्टेंट में लिए हैं उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है, मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम का एटम हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम एक है और ऑक्सीजन का एटम दो है। ये हो गया रिएक्टेंट साइड में। लेकिन हम प्रोडक्ट साइड में जब देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है एक है और ऑक्सीजन भी एक है, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो था। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है या ये जो इक्वेशन है इसमें मैग्नीशियम का नंबर तो रिएक्टेंट के साइड में मिल जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में मिल जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट में कुछ और है और प्रोडक्ट में कुछ और है। मतलब कि ये बैलेंस्ड नहीं है।
अगर इसको हमको बैलेंस करना होगा तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसके आगे कोई नंबर्स दे करके बैलेंस करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो मैग्नीशियम अब यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो हम मैग्नीशियम को भी यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होगा तो जो रिएक्टेंट के तरफ का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो दोनों बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे मास भी बराबर होगा, मतलब कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स हम लोग ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे अगर ये बैलेंस ना करें तो देखते हैं कि रिएक्टेंट में जो मास है वो कुछ और है और प्रोडक्ट में मास जो है वो कुछ और है। इसका मतलब कि हम लोग मास को या तो क्रिएट कर दिए अगर ज़्यादा हो गया तो, और अगर कम हो रहा है तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो रिएक्टेंट में कुछ और है और प्रोडक्ट में कुछ और है। तो इस तरह का इक्वेशन में हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हो सकता है कि हमारे पास एक से अधिक एलिमेंट्स भी बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट्स का नंबर अलग हो रहा था, मैग्नीशियम तो मिल जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा इक्वेशन आए जिसमें एक यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। ये हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1 3 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे अलग हो गया। मतलब इस तरह का जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैलेंस हम लोग नहीं करेंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन होगा। इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम बैलेंस करके आपको दिखलाते हैं, और कैसे बैलेंस करेंगे वो ध्यान से देख करके सीखें। ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिंक को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जिंक 1 है, प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन है हमारा दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, और हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी हमको दिख रहा है कि ये 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है तो हाइड्रोजन के लिए भी। अब सल्फर यहाँ पे 1 है, लेकिन सल्फर यहाँ भी 1 है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, वाह। और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट्स में हैं सारे के सारे बैलेंस्ड हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको हम दूसरा केमिकल रिएक्शन है जो H2 + O2 मिल करके हमको H2O दे रहा है, मतलब कि ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखेंगे हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना चाहें तो 2 तो हम यहाँ लगा नहीं सकते हैं, 2 हमको इसके आगे लगाना होगा, क्योंकि H2O एक पूरा कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को हम 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 डाल दिए। अब अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन अब 4 हो गया, इसलिए हमको हाइड्रोजन को भी फिर से यहाँ पे 2 लगा करके बैलेंस करना होगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
तीसरा रिएक्शन जो C4 प्लस CH4 प्लस O2 मिल करके हमको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मीन्स CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन एक ठीक है, कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 4 हो गया यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ भी 4 ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 2 और प्लस 2 4 हो गया, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी हो गया 4 ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अगला इक्वेशन है हमारे पास Fe प्लस H2SO4 गिव्स Fe3SO4 प्लस H2 ठीक है। हम लोग यहाँ पे आयरन को देख रहे हैं, आयरन यहाँ पे 1 है लेकिन आयरन यहाँ पे 3 है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 3 लगा देते हैं, आयरन 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है ठीक है। SO4 S सल्फर जो है 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4 ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन कई प्रकार का है ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये वर्ड से ही समझ में आता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ मिल करके कॉम्बाइन हो रहा है ठीक है, एक से दो या दो से अधिक चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस जो है सो सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फिर से इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब कि ये डिस्प्लेस हो रहा है, किसी एलिमेंट को हम लोग कोई मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस करके दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ दे रहे हैं ठीक है। और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी एक टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। अभी हम लोग 4 तरह का रिएक्शंस देखे थे, मीन्स 5 तरह का रिएक्शंस देखे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिल करके कोई एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस ए था, ये बी के साथ मिला और दोनों मिल करके, दो अलग अलग सब्सटेंस था, ये मिल करके कोई एक सब्सटेंस बनाया जो ए बी है ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि हमारे पास एक ही सब्सटेंस मिला जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 सब्सटेंस था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस और प्रोडक्ट में एक सब्सटेंस मिलेगा, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या दिया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस था, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये वैसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होकर के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में टूटता है ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए बी कोई एक कंपाउंड था, ये टूट करके ए और बी में प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला है। जैसे CaCO3, जब CaCO3 डिकम्पोज होगा तो हमको देगा CaO प्लस CO2 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको देता है ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लिए, जैसे KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब हमारे पास नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरह का होता है, इसका 3 टाइप है। एक थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस का मतलब थर्मल का मतलब होता है हीट, मीन्स उसको हीट देने पे वो सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है। जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे, ये जो सिंबल है ट्राइंगल का, इसका मतलब होता है हम लोग इसमें हीट देने से ये ब्रेक हुआ है। इस सब्सटेंस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो PbO मीन्स लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। हमारे पास एक सब्सटेंस था लेड नाइट्रेट, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 सब्सटेंस मिला है ठीक है। तो ये हो गया क्या, थर्मोलाइसिस। ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम लोग उसको कह सकते हैं।
अगला टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद वो सब्सटेंस टूटेगा। जैसे वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाता है, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्प्लिट हो जाता है जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अगला टाइप का रिएक्शन है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब होता है लाइट, मीन्स लाइट के कारण वो टूट जाता है, मीन्स प्रकाश पड़ने पे वो टूट जाता है। जैसे AgCl में जब लाइट पड़ता है तो सिल्वर और क्लोरीन, ये सिल्वर क्लोराइड में जब हम लोग लाइट फॉल करवाते हैं सनलाइट या फिर सनलाइट, तो ये सिल्वर और क्लोरीन, जब सिल्वर क्लोराइड पे लाइट पड़ता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन दो कंपाउंड में टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। उसी तरीके से AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट पड़ता है तो सिल्वर और ब्रोमीन ये दो कंपाउंड में टूट जाता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिल्वर क्लोराइड था ये वाइट कलर का था, लेकिन ये जो हमारे पास क्लोरीन है वो येलोइश ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे एक चेंज इन कलर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे। उसी तरीके से ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है वो पेल येलो है, इसको याद रखिएगा। ये कलर, ये सिल्वर ब्रोमाइड का कलर पेल येलो है और ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन है, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है अपना कंपाउंड को छोड़ करके किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ चला जाता है। जैसे दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं A B के साथ था और जब ये C के साथ रिएक्ट किया तब A अलग हो गया और B और C एक साथ आ गया। जैसे CuSO4 में Cu और SO4 अभी एक साथ है, एक कंपाउंड में है, और हम जब इसको रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ तो Cu जो है वो अलग हो जा रहा है और Zn जो है वो कॉपर का प्लेस ले ले रहा है और SO4 के पास Zn आ गया। ये तभी हो सकता है जब ये जो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो डिस्प्लेस हो रहा है उससे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जिंक जो है सो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करता है, ये जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद को सल्फेट के साथ आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है हमारे पास वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो वैसा रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। मीन्स AB में A और B दो तरह का एलिमेंट है, CD में C और D दो तरह का एलिमेंट है, इसमें A और B साथ में है रिएक्टेंट में और C और D साथ में है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में जो हमको दिख रहा है वो A और D साथ में है और C और B साथ में है। मतलब कि हम लोग जब यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि A जो है यहाँ पे B के साथ था लेकिन प्रोडक्ट में D के साथ है। मतलब कि D जो C के साथ था वो C को छोड़ करके A के साथ आ गया और B जो A के साथ था वो A को छोड़ करके C के साथ चला गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पहले ये जो है A और B वो आपस में आयंस में टूटा, ब्रेक हुआ, C और D भी आयंस में ब्रेक हुआ और दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया, मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या दे रहा है हमको, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे Ag जो है सो अपना जगह रिप्लेस कर रहा है सोडियम के साथ, एक्सचेंज कर रहा है सोडियम के साथ, और यहाँ पे हमको AgCl प्लस NaNO3 का प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला, ठीक है। उसी तरीके से BaCl2 जो है और इस जब Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमको BaSO4 प्लस 2NaCl मिल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे कि Ba और Na यहाँ पे दो आयंस जो है वो अपना जगह को एक्सचेंज किया है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहें। तो अब नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हम लोग 4 टाइप का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब अगला टाइप का रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इस वर्ड में दो चीज़, ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा हुआ, अ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, मतलब एक ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वैसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे
अच्छा, तो अभी आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है उसके बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है या फिर किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन, किसी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है तो उस एलिमेंट का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसमें जो एलिमेंट था उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, मतलब कि कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, वैसे ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है जो कुछ हमारा काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वैसा एलिमेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज करे उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कार्बन के साथ जाकर के रिएक्ट कर रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ। वैसे ही अगर हम दूसरा रिएक्शन देखें, जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 जब मिलता है तो हमको क्या देता है? Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर अकेले है और ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? CuO। तो यहाँ पे CuO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस तरीके का कुछ समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है A, मान लेते हैं, इधर से कोई एलिमेंट या कंपाउंड जो है सो हम लोग A के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ये जो है जाकर के इसको क्या दे देगा? ऑक्सीजन अगर इसको देने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन है और ये अगर ऑक्सीजन A को दे रहा है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और A जो है सो उससे ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सो CuO से ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया? वाटर। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं H2S जब ऐसो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या दिया? सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सल्फर को छोड़ करके किसके साथ चला गया है? क्लोरीन के साथ। ऑक्सीडेशन में हम लोग देखे थे कि या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। मतलब या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है सो किससे रिमूव हो जा रहा है? सल्फर से, इसीलिए सल्फर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ये मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में पहले हाइड्रोजन था और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन जो है सो टूट करके क्लोरीन के साथ चला गया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड। और रिड्यूस कौन हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था और रिएक्शन के बाद इसके पास हाइड्रोजन आ गया है, मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा किस में? क्लोरीन में, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस हुआ और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन जो है सो इससे हाइड्रोजन निकालने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या बताए थे अभी? अगर कोई वैसा एलिमेंट जो किसी एलिमेंट में जाकर के हाइड्रोजन जोड़ दे, वैसा कंपाउंड या वैसा मॉलिक्यूल जो किसी एलिमेंट में जाकर के हाइड्रोजन किसी एलिमेंट में जाकर के ऑक्सीजन जोड़ दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम एज अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल से जिसके पास ऑक्सीजन हो या फिर जिसके पास ऑक्सीजन हो उससे अगर ये ऑक्सीजन लेने का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। इसे ये ऑक्सीजन ले लेगा और इसका ऑक्सीजन यहाँ से फिर गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। ये तो हो गया ऑक्सीजन के टर्म में। अगर हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो तो हम लोग कैसे देखेंगे? अगर कोई एलिमेंट किसी को हाइड्रोजन दे रहा है, किसी को हाइड्रोजन दे रहा है तो ये हो जाएगा इस एलिमेंट का हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन गेन करता तो होता ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा तो ये हो गया रिडक्शन। और ये जो हाइड्रोजन देने का काम कर रहा है ये हो गया रेड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है। और अगर कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकाल करके ले रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये जो है इसका हाइड्रोजन निकाल रहा है, जब इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो वैसा एलिमेंट जो उसका हाइड्रोजन को निकाल करके ले गया उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन समझ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो। ऑलरेडी अभी हम समझा चुके हैं ये चीज़ कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, और इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा था तो ये हो गया रिड्यूस। देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है? कॉपर रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का गेन हुआ तो ये हो गया रेड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन रेड्यूस हुआ है और इसमें कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन का कमी हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए होंगे, वैसा एलिमेंट या वैसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को ऐड करे उसको क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो हम लोग इसको मेनली दो जगह पे डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कोरोजन ऑफ मेटल्स का कोरोजन मीन्स आप देखते होंगे कि बहुत सारे मेटल्स को जब हम लोग बाहर छोड़ देते हैं या फिर जनरली आप ये तो ज़रूर देखे होंगे कि लोहा को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। ये जंग क्या है? जंग हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये रस्टिंग क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो फिर वो क्या बना लेता है? ऑक्सीडाइज होकर के फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो कोरोजन जो है हम लोग आयरन में जनरली देख सकते हैं, कॉमन, बहुत ही कॉमन है ये, क्योंकि कहीं भी हम लोग आयरन को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें तुरंत ही जंग लग जाता है। तो कोरोजन को हम लोग डिफाइन करेंगे, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली। मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे मेटल को क्या करता है? वो खा जाता है मतलब धीरे धीरे मेटल को हम लोग जब बाहर छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होते जाता है, उसमें जंग लग जाता है और मेटल जो है सो अपना रिएक्शन करके धीरे धीरे कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते रहता है। बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल रिएक्शन मीन्स बाहर जब हम लोग छोड़ देते हैं तो उसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है और बहुत सारा केमिकल्स के कांटेक्ट में आ सकता है। जैसे कभी एसिड रेन हुआ तो एसिड रेन में बहुत सारा केमिकल्स रेन के साथ आता है, उसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है मेटल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का हमारे लाइफ में उसका बहुत ही मतलब बैड इफेक्ट है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि रेलवे ब्रिज वगैरह या फिर कोई भी ब्रिज वगैरह जो लोहा का बना हुआ होता है वो धीरे धीरे जंग लगता है और फिर टूट जाता है, जिसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है। हम लोग रेल पटरी वगैरह को देखते होंगे कि वो उसमें जंग लग जाता है, उसके बाद मतलब अगर अच्छे से ध्यान ना दिया जाए उसके ऊपर तो एक्सीडेंट होने का संभावना होता है। और हम लोग मतलब ये कोरोजन से बहुत सारा लॉस भी होता है, मतलब लोहा का बहुत सारा लॉस हो रहा है हम लोग को। तो ये जो रस्टिंग है आयरन का वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग में ये अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है आयरन का। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इसको प्रिवेंट करने का हमारे पास कुछ तरीका है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं भी लोहा का अगर गेट वगैरह लगा हुआ है आपके घर में या फिर कहीं भी, तो उसको पेंट करके हम लोग रखते हैं। पेंट क्यों कर देते हैं? ताकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाए पेंट का और ऑक्सीजन के संपर्क से वो टूट जाए, मीन्स ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट में ना आ सके। जब ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट में आएगा नहीं तो उसके साथ रिएक्शन करने का संभावना कम बनता है। तो हम लोग इसको ये 4 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ऑयलिंग क्या होता है? उसके ऊपर हम ऑयल का एक लेयर लगा देते हैं। ऑयल क्या करता है? ऑक्सीजन को
मतलब ऑक्सीजन और आयरन के बीच में एक लेयर बना करके बैठा हुआ रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और उसके ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अगला ग्रीसिंग भी ऑयलिंग के टाइप का ही है। जैसे ग्रीस जो होता है उसको अगर हम लोग लगा दें तो वो भी जो है सो एक लेयर के जैसा आयरन के ऊपर बैठ जाता है और ऑक्सीजन से उसका कॉन्टैक्ट मतलब इन्वायरमेंट से उसका कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। अगला हो गया पेंटिंग मीन्स ये सब जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग है वो हम लोग जनरली मीन्स गैरेज वगैरह में देखते होंगे, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके रखता है। लेकिन ये जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग अगर हम लोग कोई सुंदर सा चीज़ को कर दें, जैसे गेट वगैरह घर में बनाए और उसमें ग्रीस लगा दे, तो वो सब ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ठीक है, पेंटिंग में उसमें अलग अलग कलर का पेंट्स वगैरह चढ़ा देते हैं ताकि वो हमको सुंदर दिखे और उसका रस्टिंग भी ना हो सके। ठीक है, और इसका एक और अलग लेवल का प्रिवेंशन है जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का कोटिंग कर देते हैं। ये मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से इसके ऊपर आयरन के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं। और जिंक का जैसे ही उसके ऊपर एक लेयर पड़ गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा आयरन है, आयरन के ऊपर में एक लेयर बैठ गया जिंक का, तो ये जिंक क्या करता है, इसको बाहरी इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता है और ये रस्टिंग से बच जाता है। ठीक है, ये हो गया गैल्वेनाइजेशन। अगला जो है वो हमारे पास टॉपिक है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। रेंसिडिटी क्या होता है, जो हम ऑयली फूड्स या फैटी फूड्स वगैरह देखते होंगे कि जब हम लोग बाहर में उसको रख देते हैं, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर या फिर ऑक्सीजन, तो उसका जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और मतलब अनप्लेजेंट स्मेल हम लोग को वहाँ से आने लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। वो होता क्या है कि उसमें जो फैट्स प्रेजेंट होता है या जो ऑयल्स प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर के अपना थोड़ा टेस्ट और स्मेल चेंज कर लेता है। द ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन भी हम लोग देख लेते हैं। रेंसिडिटी जो है वो हम लोग उसमें जब एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिला दे कोई फूड में, तो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वैसा एजेंट जो उसको ऑक्सीडाइज ना होने दे। जैसे एक है हमारे पास BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा मेथड है कि हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखने से वो रेंसिडिटी से बच सकता है। और तीसरा मेथड है कि हम लोग देखते होंगे जब कुछ दुकान वगैरह में हम लोग खाने का सामान लेते हैं तो वो उसके अंदर में गैस पूरा भरा हुआ रहता है, जैसे चिप्स का पैकेट या फिर कुरकुरे का पैकेट, तो उसमें जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, ताकि नाइट्रोजन जो है सो उसके साथ रिएक्ट ना करे और मतलब उसमें अगर हम जनरल गैस भर दें तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके फिर से रेंसिडिटी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि नाइट्रोजन जो है सो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इस तरीके से हम लोग उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस को एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं और इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को एक एक करके रिवाइज करेंगे। और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या फिर जो आने का उम्मीद है उसको हम डील करेंगे। तो इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिल सके और कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ ले सकें आप। थैंक यू।